Assalamu जी सर, alaikum ji, this is Usama Jamil from jurist.pk. Today we have discussion on very important issue which is recent amendments in legal practitioner and bar council rules 1976. So we have distinguished panelists with us. Firstly, we have Mr. Rana Intizar. He is an advocate of Supreme Court of Pakistan. He is a member Punjab Bar Council. He is a former secretary Lahore Bar Association. Very warm welcome to you, sir, and thank you so much for joining us. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Secondly, we have Tayyib Zamir Khan. He's an advocate of Supreme Court of Pakistan. He's a former president, Bahawalpur Bar Association. Very warm welcome to you, sir, and thank you so much for joining us, Tayyib sir. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. Thank you, sir. Thirdly, we have Hadi Ali Chatta Saab. He's an advocate of High Court of Pakistan. He's a founding director, FTD Legal Aid Cell, and vice chairman, Human Rights Committee, Punjab Bar Council. Hadi Saab, very warm welcome to you, sir. Thank you, Sama. It's an honor to be here. जी सर. नाजरीन, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें जो रूल्स हैं 1976 के उसमें कुछ तरमीम की गई जो कि बड़ी अहम है और उन पर डिस्कशन भी बड़ा ज़रूरी है. उसमें सबसे पहले जो 175K में तरमीम की गई वो कुछ इस तरह से थी कि अगर कोई भी वकील जो है वो किसी भी बार एसोसिएशन का, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मेंबर बनता है, तो वो 2 साल तक जो है उसमें वोट कास्ट नहीं कर सकता. अगर वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर बनता है तो वो 2 साल तक वहां वोट कास्ट नहीं कर सकता. और इसी तरह से अगर कोई वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर बना है या वहां इनरोल हुआ है तो वो 2 साल तक वहां भी वोट कास्ट नहीं कर सकता. तो ये इस तरह की तरमीम लाई गई और इस तरह से रूल 10A के अंदर जो पहले भी मौजूद था 1976 के रूल्स में कि आप कैनवस, बिल होल्डिंग्स या इस तरह की चीजें नहीं लगाएंगे, और इसमें ये मुख्तस कर दिया गया कि 3/5 का जो विजिटिंग कार्ड है वो आपने लेके आना है. और इस तरह से मील्स पर, हाई टीज पर भी पाबंदी लगा दी गई. और इसमें 10B की एडिशन की गई कि अगर कोई 10A को वायलेट करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए. तो राना इंतजार साहब, सर आपके पास चलेंगे और आप बताएं सर कि अचानक इस तरह से क्यों तरमीम की जरूरत पेश आ गई, और जो पंजाब बार काउंसिल है क्या उससे इस तरह का डोमेन लिया गया, कोई मशवरा लिया गया? और आप ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जुरिस्डिक्शन थी कि वो प्रोविंशियल बार्स के लिए जो है इस तरह के रूल बनाए और इस तरह की जो है प्रेस रिलीज लेके आए. जी राना इंतजार साहब सर. I think this is very ridiculous by the Pakistan Bar Council for such sort of steps, one-sided steps, because नाजरीन, कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है राना साहब की तरफ से, वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करते हैं. जी राना साहब, कैन यू हियर मी? yes, now I can hear you. I was saying Yes, that this please. is a ridiculous step by Pakistan Bar Council, because no consultation with any provincial bar council. There are 7 bar councils in Pakistan. तो ये अचानक से एक प्रेस रिलीज कर देना, हालांकि ये भी अगर करना भी है तो आप इसको पाकिस्तान बार के जनरल हाउस इजलास में लेके जाएं. हो ये रहा है फैक्चुअली कि जो हमारी पॉलिटिक्स है, ये जो हमारे नाम नहाद लीडर्स हैं, जो उनके हाथों, उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि यंगस्टर को कंट्रोल किया जाए. और ये स्टेप जो पर्टिकुलरली 2 ईयर है, वैसे ही अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है. 25 साल के जो लड़का है उसको आप अलाउ कर देते हैं कि वो आपका पाकिस्तान का मिनिस्टर बन जाए, ठीक, MNA बन जाए. तो सेनेट में आप 35 ईयर को अलाउ कर देते हैं. तो आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ये अचानक से कि आप इस तरह के जो है वो ड्रास्टिक स्टेप्स आपने लेने शुरू कर दिए हैं? और कोई भी पाकिस्तान बार का मेंबर जो है वो आपको भी पता और मुझे भी पता है किस तरह ये इलेक्ट होते हैं. और पाबंदियां वो लगा रहे हैं जो सारे काम ये खुद करके और उन चीजों को हर दफा बढ़ा के आते हैं. मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लास्ट टाइम जो मेंबर है वो चमक के बगैर जो है इलेक्ट हुआ है. तो अब यंगस्टर को भी चाहिए पाकिस्तान के बाहर का इलेक्शन, अगर दूसरा ये यही चाहते हैं तो पाकिस्तान बाहर का इलेक्शन ग्राउंड पे ले आए भी, उसको डायरेक्ट उसके जो मेंबर्स हैं वो मुंतखब हो. मैं इसको बिल्कुल अपोज करूंगा. और यंगस्टर की जो हमारी क़यादत है, जो हमने पीछे देख लिया कि पाकिस्तान बार और बाकी बार काउंसिल्स ने क्या किया है, और पर्टिकुलरली अब जो यंगस्टर से चीजें छीनना चाह रहे हैं. पहले भी इन्होंने ये किया कि पाकिस्तान बार काउंसिल का मैं आपको मेंबर बनने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 साल करेंगे, उसके बाद 10 साल से स्टैंडिंग बढ़ा के 15 साल कर दी गई. जब अचानक कोई बिल पास होने लगता है, कौमी असेंबली में पिछली दफा फाटा के साथ कर दिया, उस पर कोई बहस ना हुई, तो कोशिश ये की जाती है कि यंगस्टर्स को हर तरह से डिस्करेज किया जाए. फिर उन्होंने
पंजाब बार की 1 साल मुद्दत बढ़वाई, वो किस लिए? क्योंकि इन्हें पाकिस्तान बार का वोट लेने के लिए मेंबर के 1.25 साल के बाद वोट डालता था। अब ये इन्होंने इसलिए राइट किया कि इधर से मेंबर इलेक्ट और 3 माह के बाद वोट डाल दिया जाए, सिवाय यंगस्टर्स को डिस्करेज करने के, उनको डी बार करने के, इसका कोई मकसद नहीं है। मैं बिल्कुल इसको अपोज कर रहा हूँ। और अमीर भट्टी साहब ने वैसे भी ये जो प्रपोजल्स हैं, राइट नाउ दीज आर प्रपोजल्स, ठीक है, इनको वैसे भी सस्पेंड कर दिया। राइट राइट तो राना साहब, ये सस्पेंशन की आपने बात की, तो ये नाजरीन को बताते चलें कि ये क्या अबूरी या टेम्परेरी सस्पेंशन है, या ये जो है परमानेंट ही सस्पेंड हो चुकी हैं ये प्रपोजल जो है? वैसे आपको भी पता है, वी ऑल आर हियर स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि अब अभी तो ये यस टेम्परेरी है, पहली डेट पे है, उसके बाद डेफिनेटली दोनों पार्टियों को सुन के जो भी कोर्ट है वो फैसला करती है। मगर बात ये है कि जिनके लिए ये रूल्स बनाए जा रहे हैं, तमाम बार एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड आना चाहिए, बार काउंसिल्स को ऑन बोर्ड आना। और दूसरा एक और चीज आपको बताऊं, पाकिस्तान बार काउंसिल ये जी रूल्स नहीं बना सकती। जी पाकिस्तान बार काउंसिल जो प्रोविंशियल मैटर्स है उनके बारे में सिर्फ गाइडलाइंस दे सकती है। जिस तरह बिल्कुल 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस हैं, वफाक उनके बारे में सिर्फ गाइडलाइन दे सकती है, ये रूल्स नहीं बना सकती। तो पाकिस्तान बार जी काउंसिल सिर्फ गाइडलाइंस हमें दे सकती है। और जो ये हमारे अब पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन है और प्रोविंशियल लेवल के इलेक्शन, उन पर कंट्रोल सिर्फ प्रोविंशियल बार काउंसिल्स का है। जो फेडरल जो पाकिस्तान बार से मुतल्लिका सुप्रीम कोर्ट है या पाकिस्तान बार का, उनके बारे में पाकिस्तान बार बिल्कुल कर सकती है। राइट सर। सर, एक और भी आर्ग्यूमेंट आता है हमारी तरफ, इस तरफ से, दूसरी तरफ से कहते हैं जो अगर नया इनरोलमेंट होती है किसी भी बार एसोसिएशन में, तो उसको 2 साल इब्तदाई जो है वो एडवोकेसी सीखने की जरूरत है, ना कि बार पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की और जो है ना झंडियां उठा के और जो है कैंपेन्स वगैरह करने की। तो वो एडवोकेसी स्किल की तरफ तवज्जो दे, तो इस वजह से ये अमेंडमेंट लेके आई जाती है। तो सर, इस देखिए नजरिए आपको को आप बताऊं, किस तरह से देखते वोट मुझे बता दें, वोट डालने के लिए आपको कितनी देर लगती है? कोई हैं जबरदस्ती सर? किसी यंगस्टर को लेके 5 जा to रही है? 10 मिनट 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। आपने आखिरी 2-4 दिन आपको बिल्कुल जो अब आप एक कानून को देख लें, पंजाब बार जो आपका जो लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल्स एक्ट, उसी में लिख दिया गया कि जी आपने पढ़ना भी और सियासत भी करनी है। तो राइट सर आपने वोट डालने के लिए 5-10 मिनट का काम है। जिन्होंने पढ़ना होता है यंगस्टर, वो बिल्कुल पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। आपको दूसरा ये है कि मुल्क के अंदर सही भी आपके होती है, आप फिर उधर भी पाबंदियां लगवा दें कि 25 साल का जो है वो एमएनए का इलेक्शन ना लड़ सके, एमपी का इलेक्शन ना कर सके। दिस इज टोटली इररेशनल अप्रोच, टोटली इररेशनल। ये सवाई यंगस्टर्स को राइट सर डीबार करने के, ये यंगस्टर आगे ना आए और पॉलिटिक्स को जो है वो कैप्चर ना कर जाएं। बात ये, इस तरह इनकी चीजें नहीं रुकेंगी। जो सैलाब है वो बाल्टियों से पानी भरने से नहीं रुकते, वो सैलाब को आपको वैसे ही कंट्रोल करना पड़ता है, इस तरह कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। जो क्यादत है वो बिल्कुल फ्यूचर यंगस्टर्स का है और उन्हीं के हाथों में जाना है। और पर्टिकुलरली देखें आप, अब सुप्रीम कोर्ट का जो वकील बनता है, क्या उसको भी 2 साल आपने रोकना है? ये क्या मजाक है? बिल्कुल सर। सर आप अगर सर आपने फर्स्ट इंस्टेंस पाकिस्तान आपने बार दिया पहले काउंसिल 2 के साल, मुताबिक, जी सर, उसको अब भी सुप्रीम एडवोकेसी नहीं कोर्ट के आती, तो उसको माशाल्लाह भी जो वकील सीखनी साहब जा पड़ेगी रहे हैं सर। वो ऑलरेडी, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वो ऑलरेडी 10-15 साल का अरसा गुजार चुके हैं। उससे उससे आगे भी उन्होंने बिल्कुल जाके कुछ करना है। हाँ, ये एग्जैक्टली सर, पाबंदियां क्यों नहीं बिल्कुल लगाते कि ये 4-4 दफा पाकिस्तान बार के मेंबर बन चुके हैं, अब ये जान छोड़ दें उसकी? ये भी तो पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल सर। आखिर क्या क्या चीजें ऐसी पड़ी हैं कि बार बार इन्हीं को ख्वाहिश होती है कि हम ही इलेक्शन लड़ें? तो पाबंदियां जो है वो फिर उसे इक्वलाइजर पे ले आए। यंगस्टर्स का बिल्कुल रास्ता नहीं रोकना चाहिए। बाकी जो पास हो जाए, मैं बिल्कुल इसके डेडली अगेंस्ट हूँ जी। ये वैसे ही फंडामेंटल सेक्शन आपका राइट्स के 4 है, खिलाफ। आर्टिकल 4 1825 पढ़ लें, उसमें सारा एक्सप्रेसली लिखा हुआ है। जी राइट सर। राना इंतजार साहब, अच्छा आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे चाहेंगे, ये जो हाई टीज डिनर्स पे जो अप्रोच की गई है कि इस पे पाबंदी लगाई जाए, और इस तरह के बिल जी होल्डिंग्स, और बिल्कुल, इस पे सर? जी बिल्कुल मैं इस चीज के बिल्कुल हक में हूँ, ठीक है। कि आप देखिए, हमारे चीजें बेहतर होंगी जब हम, हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो इसमें कर्टेलमेंट आएगी। जितने ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे उतने ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे, जितने कम एक्सपेंसेस होंगे उतने ज्यादा, और दूसरे दोस्त इलेक्शन लड़ सकेंगे। और दूसरा ये है कि दिस इज अ राइट टाइम टू टेक सम ड्रास्टिक चेंजेस, ठीक है। मगर अब हमारी बार्स में क्या हो रहा है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है, ठीक है। मगर उसके बिल्कुल जिम्मेदारान ये खुद हैं जो इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, और वही अब जो है कि इस बिल्कुल तरीके से फिर लॉज बनाने की कोशिश करते हैं। उस हद तक बिल्कुल जो है हम साथ हैं, मगर ये है कि उस पर फिर एक्शन भी होना चाहिए। यहाँ पर तो ये लोग टिश्यू पेपर्स
बिल्कुल सर। राइट सर। राना साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तैयब जमीर साहब की तरफ चलेंगे। तैयब साहब, सर आप किस तरह से मगर एक देखते हैं और सर चीज होल मैं आपको सिनेरियो? बताऊं, जी 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 राना साहब, जी जी नहीं प्लीज कंटिन्यू करें तैयब साहब, प्लीज। थैंक यू। जी। तैयब साहब, तो आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं बार एसोसिएशन के भावलपुर, तो भावलपुर की जो बार है और उधर के यंग वकला हैं, और आप किस तरह से देखते हैं, और बार में अमूमी क्या सोच पाई जा रही है सर इन तरमीम के हवाले से? जी तैयब साहब। देखिए जी, बात यह है कि इलेक्शन लड़ने के बारे में तो जो रूल्स पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको तो वो तो अपनी जगह पर हैं, उसमें तो कोई उन्होंने अमेंडमेंट की नहीं है। अब उन्होंने सिर्फ अमेंडमेंट की है कि वोट कास्ट करने का जो है वो 2 साल का पीरियड उन्होंने रख दिया कि 2 साल तक जो है वो एक जो नया आने वाला लॉयर है वो वोट कास्ट नहीं करेगा। मैं ये समझता हूं कि ये यंग लॉयर्स के हक पर जो है ना जी वो के लिए मुनासिब नहीं है, ये उनके हक पे डाका की बात है। बात ये है कि जब एक यंग लड़का आता है इलेक्शन वो अपना उसमें प्रोफेशन में, तो वो तमाम एक्टिविटीज को एंजॉय करता है आके, उसके पास ब्रीफ तो होता नहीं है, वो आता है, वो सारे मामलात को देखता है। वो मैं समझता हूं कि जितना वो बेहतरीन तरीके से इन इलेक्शंस को, इन मामलात को अटैच होकर उनके साथ चल के जितना वो इस प्रोफेशन में आकर वो फिर इसको एंजॉय करता है, उसका दिल तो लगता नहीं है। वो तो मामलात ये हैं कि उसको को जो है वो बहुत सारा टाइम तो ऐसे ही गुजारना होता है। तो ये जो इलेक्शन की एक्टिविटी होती है ये उसके लिए बड़ी बेहतरीन होती है, उसका दिल लगाने के लिए, उस प्रोफेशन में उसको अपने आप को मनवाने के लिए, आगे चलने के लिए उसका दिल लग जाए। वो उसको जो है मैं समझता हूं कि उसके ऊपर ये पाबंदी लगाना कि जी वो पहली बात ये है कि ये तो देखे ना जी, डबल ग्रेजुएट आता है बंदा, एलएलबी होता है, वो उसको सारा शऊर होता है इस बारे में। वो फिर दूसरी बात ये है कि 18 साल के बाद वो वोट कास्ट कर रहा होता है, अब कौमी असेंबली का वोट कास्ट कर रहा होता है, सूबाई असेंबली का वोट कास्ट करके आ रहा होता है, उससे ये सारे मामलात का पता होता है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो उन्होंने कर दी कि जी 2 साल के तक जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा, तो मेरी निगाह में ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। दूसरी बात जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि अगर उनका जहन में मैं समझता हूं कि ये बात हो कि जी ये जो है कोई अच्छे लोग आए और उनको इस बात का सेंस नहीं है, ये तो फिर एक अजीब सी बात इस तरह लगती है कि जो जिसने मुल्क का वजीर आजम बनना है, जिसने मुल्क में एमएनए बनना है, एमपीए बनना है, वो तो उसका तो वो वोट कास्ट कर दे, और एक जिमनी इदारा जो है लॉ का उसमें वो वोट कास्ट ना कर सके, ये भी बड़ी अजीब सी बात होगी कि उसके ऊपर ये पाबंदी आयद कर दे। इसलिए मैं तो जी इस बात का जो ये जो 175 के में अमेंडमेंट हुई है कि 2 साल तक उसको वोट कास्ट करने की इजाजत ना दी जाए, मैं जी इसके खिलाफ हूं कि ये तो बड़ा जो है वो गलत बात है कि जी वो उसको उसको रोक दिया जाए। जहां तक बाकी अमेंडमेंट्स हैं 10 में जो उन्होंने की सेक्शन 10 में, वो मैं समझता हूं कि ठीक है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो इतना महंगा हो चुका है कि जिसका कोई इंतहा नहीं है, और कोई अच्छा लॉयर जो वाकई ही जो है वो प्रोफेशन से जो है वो सिंसियर हो और वो खिदमत करना चाहता हो, तो वो जो है अगर उसके पास इस तरह का सरमाया नहीं है तो वो बेचारा जो है वो इस ख्वाहिश को दिल में लेकर ही चला जाता है ड्यू टू दिस रीजन कि ये इतना महंगा है। तो इसलिए ये जो जहां तक पाबंदी है कि जी खाने ना दिए जाएं और बैनर्स और पैनाफ्लैक्स, अब इस कदर महंगाई के पैनाफ्लैक्स लगाए जाते हैं, मामलात होते हैं कि वो बहुत करोड़ों में जो है जी वो इलेक्शन चला जाता है। तो उस हद तक तो मैं ये समझता हूं कि जी ये अमेंडमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, और इसके मामले में जो है वो इसी तरह ही होना चाहिए कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन जहां तक बात है, अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये जो बात की है कि ये अमेंडमेंट्स उन्होंने इस तरह से करके उन्होंने कहा, तो ये मैं समझता हूं कि ये उनकी जुरिडिक्शन में नहीं आती बात। और ये जो अमीर भट्टी साहब ने, मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने जो इसको सस्पेंड भी किया है, उनकी भी जो बेसिक बात है वो यही है कि उनको ये इख्तियार हासिल नहीं है पाकिस्तान बार काउंसिल को कि वो इस तरह की जो है वो अमेंडमेंट्स कर सकें। तो बाकी तो फैसला जो है वो आदमी आएगा, लेकिन मुझे ये बात पूरी तरह, क्योंकि मैं और भी कई
इस तरह के पाकिस्तान अपना भावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में भी तो उन्होंने उनका व्यू यही था अमीर भट्टी साहब का कि जी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसके अपने रूल्स हैं और वो अपने तौर पर वो करेगा, और उसके बाद जो है पंजाब बार काउंसिल जो है उसका ये मामला है कि जी वो इस तरह की जो अमेंडमेंट्स है वो करे। इसलिए वो उन्होंने जो उसको सस्पेंड किया है वो असल बेसिकली बात यही है कि वो जुरिडिक्शन की पॉइंट पर उन्होंने किया है। तो इसलिए वो जो है वो एक अलहदा इशू है कि जो है वो उनको इख्तियार हासिल नहीं है कि जी वो इस तरह से ये अमेंडमेंट करें। अमेंडमेंट तो जो होने वाली हैं वो तो बहुत सारी होने वाली हैं, जिस पर वो जो है वो अब जो है वो कई मरतबा रिपीट हो रहा है इलेक्शन, वो अपना एक ही शख्स जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, उस पर पाबंदी होनी चाहिए कि वो दूसरी तीसरी बार या चौथी बार जो है वो ना कंटेस्ट आप में आए या उसके ऊपर कोई ना कोई बैन होना चाहिए। वो उस तरफ नहीं, वो बल्कि ये है कि जी इस तरफ उन्होंने पाबंदी लगा दी कि जी जो यंग लॉयर आ रहा है वो वोट कास्ट ना करे। तो ये जो है मुनासिब नहीं है मेरे नजदीक। जी राना साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपने दिया। हादी साहब, सर आपकी तरफ आएंगे, आप क्योंकि यंग वकील हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं मुल्तान के अंदर, तो सर आप बताएं कि एक यंग वकील इस बारे में क्या सोचता है, और ओवरऑल आप ओपिनियन दें कि आप इस जो प्रपोजल है या अमेंडमेंट्स हैं इसको किस तरह से देखते हैं। क्या मुस्तकबिल में ऐसे दोबारा भी किसी के हक पर डाका मारा जा सकता है जो कि इस टाइम यंग वकील हैं? जी हादी साहब सर। जी उसामा, राना साहब और तैयब साहब सीनियर हैं, बहुत सीखने को मिला उनकी बातों से और बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज और चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँगा इस बात पे कि ये यकीनन आपने बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये हमारे हक पे और हमारे हकूक़ पे शब खून मारने की कोशिश है, हमारे हक पे डाका मारने की कोशिश है। इसको जो है लार्जर स्कीम ऑफ इवेंट्स में देखना चाहिए, इसको इन अ वैक्यूम एज अ वन ऑफ इवेंट नहीं देखना चाहिए। ये कोई हादसाती तौर पर या आउट ऑफ नोवेयर किसी के रिकमेंडेशन पे नहीं किया जा रहा, ये एक पूरी प्लानिंग और मनसूबाबंदी के तहत किया जा रहा है। पिछले सारे वाक़यात हमारे सामने हैं। PIC के उस जो है ना अनफॉर्चुनेट वाक़े के बाद क्या होता है, काजी फैसल साहब के वाक़े में क्या होता है, और वैसे एक जनरल कोशिश है वकला को मलाइन करने की, लीगल फ्रेटर्निटी को कमज़ोर करने की बहुत अशद ज़रूरत नज़र आती है इस्टेब्लिशमेंट को या कोई भी ऐसी नादीदा क़ुव्वतों को जहाँ पे वो ये समझते हैं कि ये एक ऐसा जो है ना सोसाइटी का सेगमेंट है, ये एक ऐसी सिविल सोसाइटी का ये एक ऐसा पार्ट है जो कि इतने मुनज़्ज़म भी हैं, ये लॉ नोइंग भी हैं, ये अपने हकूक़ को भी जानते हैं, और हमेशा इस मुल्क में जब भी हकूक़ की हक तलफ़ी और बाकी ऐसी बड़ी नाइंसाफ़ियाँ या किसी आइनी बहरान की सूरत में देखा जाता है कि हम लोग ही हैं कि हम लोग खड़े होते हैं, हम लोग हैं जो लोगों की लड़ाइयाँ अपने सर लेते हैं, या हम मुल्क का मसला अपना मसला समझ के हम सड़कों पे होते हैं। हमने डिक्टेटर को टफ टाइम दिया हुआ है इस मुल्क में। तो आप समझें इस बात को कि यंग वकला को जब वोट ना करने का 2 साल की कदगन लगाई जा रही है, तो उसके पीछे बड़े मुहर्रकात हैं, उसका बड़ा एक गहरा मकसद है। जब आप मेरी नज़र में मैं ये समझता हूँ ग्रास रूट लेवल पे, और एज अ यंग लॉयर मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक बच्चे को यंग वकील को आप मना कर रहे हैं कि 2 साल तक वो वोट नहीं डालेगा, यानी कि उसकी कोई जो है टेंजिबल वैल्यू ही नहीं है सिस्टम के अंदर, उसकी वो वक़्त ही रहेगी और वो 2 साल वैसे ही फिरेगा जिस तरह वो इंटरमेशन पीरियड में फिरता है, जब उससे कोई कुछ समझता ही नहीं है। और उससे क्या होगा कि उसके वो तो डिसइंटरेस्टेड और डिसफ्रेंचाइज्ड होगा अपने जो है करियर और अपने फील्ड से, मगर साथ साथ ये भी होगा कि वो जो एक यूनिटी है हमारी, वो जो हमारी एक कॉल पे हम सब इकट्ठे होते हैं और बात सुनते हैं, करते हैं, और एक सही स्टांस लेके हम चल पड़ते हैं जहाज समझ के अब एक अपने मिशन के लिए, हमारी उस यूनिटी को और हमारी उस जो है ना सैंक्टिटी को खराब करने की कोशिश है। ये वो कोशिश है जहाँ पे हम चाहते हैं कि यंग वकला और सारे वकला हम सब इकट्ठे एक पेज पे एक टेबल पे बैठ ना सकें। ये उस किस्म का मैं समझता हूँ अटेम्प्ट है। और उसके अलावा मैं बिल्कुल इसमें ये ऐड करूँगा कि ये तो किसी तरह भी कबूल नहीं होने चाहिए, और जो है ये बिगर स्कीम में जो भी करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह इस मुल्क के गयूर वकला जो हैं वो अपने हक के लिए, लोगों के हक के लिए खड़े होते हैं, मुल्क के आइनी हकूक़ के लिए खड़े होते हैं, तो अपने हक के लिए भी खड़े होंगे, और किसी सूरत इस तरह की नाइंसाफ़ी को जो है वो अमल में आने नहीं देंगे। मगर थोड़ा सा हमें खुद एहतसाबियत की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा हमें
इस चीज को टच करना पड़ेगा कि आज जब ये अमेंडमेंट आ रही है और मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ, या तैयब साहब बोल रहे हैं, या राणा साहब बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लॉ नोइंग बंदे जो कि जिनका वकालत से बेशक उनका ताल्लुक ना हो, मगर वो इसको नजर आ रहा है उन्हें और वो समझ रहे हैं कि गलत है, तो वो जरूर बोल रहे हैं। मगर वहीं पे एक बहुत बड़ी जो है पॉपुलेशन है जो कि इसको वेलकम कर रही है, और वो कह रही है कि हाँ वकला जो है वो ये करते हैं और वो करते हैं, और वकला के खिलाफ कोई भी उनकी अपनी पर्सनल अदावत जो वकला के खिलाफ है वो इसकी सूरत में इसको जस्टिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पे वहाँ पे कुछ जगहों पर कुछ जो है अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है, कुछ जगहों पे वकला ने बहुत गलत, हम में से ही कुछ लोगों ने गलत रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से हम आज जो है तनकीद जो है हमारे खिलाफ जो हो रही है वो कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट वाकयात की वजह से नजर आता है कि उसके पीछे बेसिस क्या है। तो वहां पे हमें उसकी जरूरत भी है हमारे पास। और दूसरा हमारे पास जो हमारे अपने 1973 वाले बार प्रैक्टिशनर जो है उसके रूल्स हैं, हमारे पास 76 के रूल्स और 73 का एक्ट है। तो हम खुद अपनी एहतसाबी हम अपनी खुद करेंगे, हम खुद अपने रूल्स बनाएंगे, और हम वो वाहिद तबके हैं जो अपनी एहतसाबी ओपन कोर्ट्स में या जज के सामने करवाते हैं। हम बहुत सेल्फ अकाउंटेबल हैं वैसे तो, मगर कुछ जगहों पे ऐसे क्लाउड्स हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे गलत सही का डिफरेंस कम हो जाता है, और वहाँ पे कुछ चीज़ों की वजह से हम गलत चीज़ों को सपोर्ट कर बैठते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी बरादरी या हमारी फ्रेटर्निटी की वजह से हम उसको जस्टिफाई करें, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें नहीं करना चाहिए, हमें भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मगर दैट बीइंग सेड, ये इस किस्म की जो है चीज़ें हम बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह इस मुल्क में इनको नहीं ऐसे अमल दरामद होने देंगे। जो मर्जी गवर्नमेंट हो, जो मर्जी रोल हो नादहिंदा कुव्वतों का, हमने अगर उनके खिलाफ, उनको अगर ये डर है कि हमने उनके खिलाफ खड़े होना है, उन्हें रोकना है कोई गैर आईनी कदम उठाने से, तो हम उन्हें ये भी नहीं उठाने देंगे जहाँ पे हमारी ये ताकत को कर्टेल किया जाए कि हम सड़कों पे नहीं आ सकते। बिल्कुल ठीक है। हादी साहब आपका पॉइंट आ गया, आपने खुद एहतसाबी की बात की। राना साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा सर, आप बताएं कि हमारे नाजरीन को कि किस तरह से जो है बार्स के अंदर अकाउंटेबिलिटी का पूरा प्रोसेस होता है और किस तरह से लेके चला जाता है। और मैं इसमें एक जिक्र भी करना चाहूंगा, जो एक्ट है हमारे पास 73 का, उसमें भी जो तरमीम लाने की कोशिश की गई और नेशनल असेंबली के अंदर वो बिल फ्लोट हुआ सेक्शन 40 के अंदर, कि अगर कोई फोर्जरी में या इस तरह की चीजों में पाया जाएगा वकील, तो उसका ताहयात लाइसेंस जो है वो मंसूख किया जाएगा। जब हमारे पास खुद एहतसाबी का निजाम है, तो इस तरह की किस तरह जरूरत पेश आ गई कि ये अमेंडमेंट जो है वो फ्लोट हुई नेशनल असेंबली में? जी राना साहब। देखिए आज के आपका जो टॉपिक है वो तो चले यंगस्टर्स के बारे में, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं। अगर हम बात करें कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, तो आज तक पुलिस जब 47 से पाकिस्तान बना हुआ है, उस वक्त से कौन सा थाना है जिसमें वो पुलिस बंदे नहीं मारती? क्या उन पर आज तक आपने पाबंदी लगा दी कि आज के बाद SHO नहीं लगना? या जब से हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स शुरू हुई है तो कहाँ करप्शन नहीं हुई? उसके बाद आपने मिनिस्ट्रीज पे पाबंदी लगा दी है कि 2 साल के लिए मिनिस्टर नहीं बनेगा। ये किसी चीज का कोई हल नहीं होता। बात ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इसी तरह ही है। सबसे पहले तो ये है कि मैं उस चीज को रीआइटरेट करूंगा, जिस तरह मेरे भाई कह रहे थे कि किसी भी ओहदे के लिए हमारा कोई भी जो वकील साहब है वो 2 से ज्यादा दफा मुंतखब मत हों, ताकि हमारे नए लोग भी उन चीजों में आए। अब ये 4-4, 5-5 दफा मेंबर बन चुके हैं, अब जान छोड़ दें जो बार काउंसिल्स के, अब नए लोगों को आने दें, ठीक है, ताकि चीजों में बेहतरी आ सके। ये 20-20 साल से वहां बैठे हुए हैं, मुझे बताएं आज तक इन्होंने किया क्या? जो सिचुएशन है वो बैड टू वर्स हो रही है। अगर इन्होंने आज तक 20-25 साल में, पहले अपना तो बता दें कि इन्होंने किया क्या है। वो तो अपने मुतालिक जो है अपनी चार्जशीट जो है इन पर जो आज तक लगाए गए इल्जाम, और दूसरी चीजें आज तक इन्होंने लीगल एजुकेशन में क्या किया, आज तक इन्होंने वकला की वेलफेयर के लिए क्या किया। ये एक ही ग्रुप है जो 20 साल से पाकिस्तान बार में बैठा हुआ है। दूसरा ये कि चीजों को बेहतर करने के लिए क्या किया। ये कागज के 2 टुकड़े बनाने से चीजें नहीं हो जाती। आप 20 साल का अपना पुराना हिसाब दें। पाकिस्तान बार में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, टिश्यू के पेपर पर इन्होंने ऑर्डर सस्पेंड किए हुए हैं, सिगरेट की डिबिया पर। इससे लिए हमारे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी जो प्रपोज है ना इस चीज के। अब बात ये है, अभी जो आप बात कर रहे थे, अभी जो पंजाब बार काउंसिल है वहां पर हमने 350 FIRs करवाई हैं जो जैली वकला पर, और तकरीबन ये पिछले तकरीबन हर साल 25-30 लाइसेंसेस जो हैं वो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत कैंसिल होते हैं। काफी वकला को डिसिप्लिन सिस्टम के तहत जो है फाइन्स किए जाते हैं। वो सारा एक सिस्टम मौजूद है
उसके तहत सारी कार्रवाई की जाती है। मगर इस तरह से डी बार कर देना वो बिल्कुल एक जुल्म होगा यंगस्टर्स पे। आप अपना बिल आप जो एक आप जी एक 25 जी जी राणा साहब। साल के लड़के को आप 25 साल के एक लड़के को तकरीबन जो जिसकी एज 25 साल या 30 साल होती है, हमारा जब एक वकील बन गया तो उसकी एज बेसिक उसको आप डीसीओ बना देते हैं, आप उसको डीपीओ बना के पूरा शहर दे देते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ एक बोर्ड डालना। आप चीजों को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से चीजों को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज अभी हम जितने ये दोस्त बैठे हुए हैं या जितनी मेरी भी यंगस्टर्स वैसे बात हुई है, उन्होंने भी लाहौर में भी एक कन्वेंशन किया है, तो सब इसके अगेंस्ट हैं। बिल्कुल जी राणा साहब, आपका पॉइंट आगे अगेंस्ट है। तैयब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि आप क्या समझते हैं कि जो बार एसोसिएशंस हैं या बार काउंसिल हैं, उनका जो रोल था, बेसिक रोल था, वो यंग लॉयर्स को ट्रेन करने का था, क्या वो इसमें नाकाम हुई हैं कहीं ना कहीं? उसकी क्या वजूहत देखते हैं तैयब जमीर साहब आप? देखिए जी, बात ऐसे है कि जहां तक एक्ट का ताल्लुक है, रूल्स का ताल्लुक है, वो अपनी जगह पे बड़े बेहतरीन है और उसमें कोई खामी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि उन पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये जो रिकमेंडेशंस आई, वो मैं ये समझता हूं कि उसमें बहुत सारी बात एक अच्छी आई। वो ये आई कि जो प्रोफेशनल लॉयर है वो आना चाहिए। वो उसमें इन्होंने बहुत सारा किया कि जी वकालतनामे होंगे, फिर जो डिसीजंस वाले केसेस हैं वो होंगे, ये सारी चीजें इसलिए की गई कि ये प्रोफेशनल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि हमारे जो बार काउंसिल के मेंबरान जो सेलेक्ट हुए या जो जिसके लिए अमेंडमेंट की बड़ी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो यही थी कि ऐसे प्रोफेशनल लॉयर्स को आगे लाया जाए जो वाकई जाकर वो जो जो उनका काम है वो करें। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह से हो नहीं सका, उसमें कोई तरमीम नहीं हुई कि एक शख्स है वो बिल्कुल कभी उसने प्रैक्टिस की ही नहीं, वो कहीं और काम कर रहा है या मामलात हैं, और वो आकर जनाब इलेक्शन कंटेस्ट करता है, उसके पास पैसे हैं, वो पैसे लगाता है और पैसे लगाने के बाद वो आकर मेंबर पंजाब बार काउंसिल बन जाता है और आकर फिर वो पंजाब बार काउंसिल में बैठ जाता है। तो उसके पास तो फिर उसने तो उसी तरह का काम करना है जो असल बात थी। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो वो उसको तो जब पता ही नहीं है, उसने कभी देखा ही नहीं कि वकील के मसाइल क्या हैं, यंग लॉयर्स के मामलात क्या हैं, उसको क्या डिफिकल्टीज हैं प्रोफेशन में आने के लिए, क्या क्या उसके मसाइल हैं, वो जब उसको पता ही नहीं, उसने खुद फेस ही नहीं किए हुए, तो वो किस तरह से ये मुमकिन है कि वो आपके लिए, वकीलों के लिए बेहतरीन काम कर सकेगा या उसकी सोच उस तरह की डेवलप होगी? अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। इसलिए ये बात है कि जी वो इस मेरा कहना ये है कि जी इसमें तरमीम की जाए कि वाकई ही इस तरह का प्रोफेशनल लॉयर आए पंजाब बार काउंसिल का मेंबर के लिए कि वो उसको जो है कि वो उस पूरे म्यार पर पूरा उतरने वाला हो, उसने कंडक्ट केसेस किए हुए हों, वो उसने प्रोफेशनल लाइफ गुजारी हुई हो, वो लोग आएंगे तो फिर जो है वो इस जो आपका जो कानून है उस पर वो तरीकेकार के मुताबिक अमल करेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि जी इस तरह की तरमीम करने की जरूरत है, ना कि ये कर दिया जाए कि जो है यंग लॉयर्स के वोट कास्ट करने पर जो है वो आप पाबंदी आयद कर दें कि वो 2 साल तक जो है वो वोट ही कास्ट नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तरमीम करने की जरूरत है, वो यही है कि वाकई प्रोफेशनल लॉयर जो हैं वो आए और उनको आगे लाया जाए, ताकि जो है ये जो हमारा प्रोफेशन है ये इसको जो है जी वो इसमें अच्छाई पैदा हो। मगर प्रोफेशनल तैयब लॉयर्स को बात लाया यह है जाए। कि हाँ अमेंडमेंट की तो इसमें जी इस सिलसिले में कहूँगा जरूरत नहीं है। जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज है, जो वोट देने जी वाले वो उनको उनको इलेक्ट क्यों करते हैं, उनको वोट क्यों देते हैं? उनको वोट ही नहीं देने चाहिए जो प्रोफेशनल नहीं है। अब मैं बिल्कुल। आपको बड़े दावे से कहता हूँ, इस वक्त हम हाउस में 75 मेंबर्स हैं, 50 से ज्यादा मेंबर शायद अदालत में जाते ही नहीं हो। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जाएगा, हम बात तो करते हैं मगर वोट हाँ जी, हाँ देते वक्त हम इस चीज का ख्याल नहीं रखते। उस वक्त हम देखते हैं मेरा तल्लक किससे ज्यादा है। बिल्कुल। अब जिस हाउस के अंदर आधी से ज्यादा तादाद अदालत में नहीं जाती हो, वहां हम क्या बात सर करेंगे?
वहाँ हम क्या बिल्कुल। रूल्स पे बात करेंगे, वहाँ हम क्या प्रैक्टिस की बात करेंगे, वहाँ हम क्या प्रोफेशन की बात करेंगे। यही हाल पाकिस्तान बार तैयब साहब, राना साहब ये तो खा के जी देखते जी हैं 30 जी मेंबर राना आते हैं, आवाज ज्यादा अदालतों में जाते ही नहीं। तो हमें भी ये चाहिए, जो मैं कहता हूँ कि वोट देते वक्त हम ये ख्याल रखें कि हमें वोट देते वक्त सबसे पहले कि वो हमारा भाई प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल वकील आने से मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ, आपका जब रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल होता है, आपके आधे मसाइल वही खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। ये बात भी राणा तैयब साहब बिल्कुल ठीक, आपका फरमाना बिल्कुल ठीक है कि वाकई हमें भी अपना एहतसाब करना चाहिए इस बारे में कि वाकई हम वोट देते हुए भी इस बात को सोचें कि वो वाकई ठीक है ये बात आपकी, कि वो जो है उस वक्त जब इलेक्शन आता है तो हम वो बिरादरी को देखना शुरू हो जाते हैं, हम फिर लैंग्वेज को देखना शुरू हो जाते हैं, तो वो बहुत सारे मामला जो हैं वो जो है वो उससे उसके नतीजे में जो है वो अच्छा कैंडिडेट सामने नहीं आ सकता। इस बात से मैं बिल्कुल राणा साहब आपकी इत्तफाक करता हूं कि हमें भी इस बात का भरपूर तरीके से जो है वो इसका मदावा करना पड़ेगा कि ये जो है हमें वोट कास्ट करते हुए अपने इन बातों को जो है छोड़ के बल्कि जो सही मानों में प्रोफेशनल लॉयर है उसको वोट कास्ट किया जाए। तो इस बात से राणा साहब मैं बिल्कुल आपके मुत्तफिक हूं जी। आप जी, आप दोनों सर ने जो है ना बात की कि प्रोफेशनल लॉयर्स को आना चाहिए, तो इसी तरह जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई, तो उस प्रपोजल में भी हम देखते हैं कि 20 केसेस कंडक्ट होने चाहिए, 25 इंडिपेंडेंट कंडक्ट होने चाहिए हाई कोर्ट के अंदर, इसी तरह से 25 जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर कंडक्ट होने चाहिए। तो आप दोनों जो मोअज़्ज़िज़ हमारे मेहमान हैं, आप क्या समझते हैं कि ये दो फिर किस तरह से ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट लॉयर्स को ही लेके आने की कोशिश की जा रही है इन प्रपोजल के थ्रू? जी राना साहब। इसमें मैं एक बात कहता हूं, जी जी इसमें जो अच्छी बात है वो इन्होंने जो पीनल क्लास रखी है ना जी, इसमें वो बहुत अच्छा इन्होंने किया है फैसला कि पहले होता ये था कि उसमें पहले पीनल क्लास नहीं थी। इस रिकमेंडेशन में एक ये अच्छाई आई है कि जी वो अगर वो इस तरह से कि वो वकालतनामे सबमिट नहीं करेगा, केसेस सबमिट नहीं करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये भी इन रिकमेंडेशन में मैं समझता हूं कि ये अच्छी उन्होंने बात की है कि ये उन्होंने उसमें पीनल क्लास रख दी है कि जो जिसके पास वकालतनामे नहीं है, जिसने केसेस को कंडक्ट नहीं किया हुआ, तो वो जो है अगर वो अपना कैंडिडेचर का करेगा तो उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये मैं इस बात से भी मैं बड़ा मुतमईन हूं कि ये बात वाकई अमेंड होनी चाहिए कि जो है अगर वो इस तरह से नहीं होगा तो वो फिर वो रिजल्ट ये होता है कि जी वो मैंने खुद एक इस तरह का मैटर बहावलपुर में देखा, तो वो जी राना साहब आप कैसे देखते हैं सर इस अमेंडमेंट को? तो ये भाई ये इसलिए नहीं किया जा रहा। अब आपका ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, हम उसमें किसी का वकालतनामा साथ नहीं दे दिया करेंगे, होना तो ये काम है। फिर ये सिर्फ अपने वो इख्तियारात बढ़ा रहे हैं कि कल को किसी को भी नाअहल करार देने के लिए वो एक चीज को बढ़ा रहे हैं। आप मुझसे पूछे वो क्या कर रहे हैं? वकालतनामे कौन सा मुश्किल, आप मुझे जी खुद बताएं। आप सुप्रीम कोर्ट की वकालत करते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक हाई कोर्ट का एक केस नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस ले लिया? बात ये इंटेंशन तो उनकी ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तैयब साहब बेसिकली आपने तो सिर्फ नाम लिखवाना ना उधर, तो उससे क्या फर्क पड़ जाए? जी नहीं, अब तो इसमें अमेंडमेंट ये भी की है ना कि जी वो जो उसके केसेस हैं, देखे ना जी, अब तो फिर मैटर तो ये होता है कि जब डिक्री शीट बनती है तो उसमें जिस लॉयर ने उसको कंटेस्ट किया होता है वो उसका नाम आता है, वो मामला आता है, तो इसके अलावा तो और कोई फिर तरीकाकार है नहीं कि जो है वो और क्या किया जा सकता है कि उसको जो वकालत है उसको ये जज किया जा सके कि वो वाकई उसने उस केस को कंडक्ट किया या नहीं किया। वो ये तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो यही जो पॉसिबल हो सकता था कि उसके डिसीजंस हों और उसका वकालतनामा हो, इसी की यही एक चेक हो सकता है। इसके अलावा तो और कोई चेक है ही नहीं जी। और तो ये तो नहीं किया जा सकता ना कि वो पीछे खड़े होकर देखा जा सके कि जी वो वकालत कर रहा है, उसमें जाके केसेस को कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो मुमकिन नहीं है ना जी। इसलिए जो पॉसिबल चीज हो सकती थी वो उन्होंने की है इस बारे में कि जी ये जो है वकालतनामे उसके साइन शुदा हों और फिर उसके बाद जो डिसीजंस हैं वो होंगे। तो ये बहरहाल इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक है। जी ठीक।
जी हादी साहब, आप सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी प्लीज कीजिए। जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैं इस हद तक राना साहब से एग्री करता हूँ कि ये जिस किस्म की जो लाई जा रही हैं अमेंडमेंट्स, जैसे कि आप ये वाली बेशक ये देख लें अपना वकालतनामे वाली, या चाहे आप ये जो वायलेंट एक्ट वाली आप अगर देख लें कि अगर कोई वकील वायलेंट एक्ट में मुलविस पाया जाएगा तो हम उसका लाइसेंस फॉर लाइफ मंसूख कर देंगे। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये सुनने में इसका लॉजिक नजर आता है, इसका रैशनल नजर आता है, मगर अगर आप इसके पीछे देखेंगे ना कि ईमा क्या है इसके पीछे, एक मलेशियस इसके पीछे इंटेंट है, और वो ये है कि हम ऐसा वेग और ऐसा जो है ना फ्लेक्सिबल चीज रख दें कि जब हमारा दिल करेगा तो हम एक वकील को फंसा लेंगे उसमें। जब हमने आईनी जंगें लड़नी है, जब हमने जो है हफ्ते बजा से, पुलिस के हफ्ते बजा से लोगों को आज़ाद कराना है, जब हमारे पे पुलिस तशद्दुद करना है, तो हम आगे से अपने जो हकूक हमें हमारा आइन देता है, जो हमें पीपीसी के कवानीन, हमें सेल्फ डिफेंस के कवानीन हमें देते हैं, हकूक जो हर शहरी को मिलते हैं हमारी तरह, तो हमारे भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं, कानून उस तरह से हमारे अप्लाई होता है जिस तरह हर आम शहरी के ऊपर होता है। हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज़ डाल देना इस तरह की कि आप अगर वायलेंट एक्ट में मुलविस पाए गए तो आपका लाइसेंस मंसूख करेंगे, ये वो उस किस्म का वेग लॉ है जिस तरह हमारा लॉ कितने दहाइयों तक जो है एंटी टेररिज्म लॉ हमारे जो है वो वेग रहे हैं सेक्शन 6 और 7 की एप्लीकेशन में, कि जिस पे दिल करता था एसएचओ साहब का उस पे दहशतगर्दी की दफार लगाते थे और उसको एटीसी में भेजते थे, और जिस पे दिल नहीं करता था उस पर नहीं लगाते थे। तो जब भी आप लॉज को वेग बनाएंगे ना, आपकी इंटेंट मलेशियस ही होगी, आपकी नीयत ऐसी होगी कि जब आपका दिल करेगा आप उसको तोड़ मरोड़ के जिसको फंसाना चाहेंगे फंसा लेंगे। अगर मैं सड़क पे निकलूंगा और मैं किसी डिक्टेटर के खिलाफ एहतजाज करूंगा, या मैं जो है किसी थाने के बाहर एहतजाज करूंगा क्योंकि मेरा कोई वकील भाई या मेरा कोई खानदान में से बंदा उठा के उसको हफ्ते पे जाम में रख के तशद्दुद किया जा रहा होगा या पुलिस मुकाबला किया जा रहा होगा, अगर मैं वहां एहतजाज करूंगा तो कितना आसान है मेरे ऊपर ये अप्लाई करना कि आप वायलेंट हो रहे थे, या आप एहतजाज भी कर रहे हैं और आप वायलेंट भी हो रहे हैं, और फिर आपका लाइसेंस भी मंसूख किया जाएगा फॉर लाइफ। तो ये टेक्निकलिटीज में पड़े बगैर जब भी आप ये उस किस्म की अमेंडमेंट्स हैं जो कि एटलीस्ट इतनी वेग हैं कि हमें जो है एक ग्राउंड वर्क किया जा रहा है, हमें हमारे ऊपर एक तलवार लटकाने के लिए, हमें डराने के लिए और हमें बताने के लिए कि आप जो है ना ज़्यादा इस तरह की कोशिश मत करें, या हमें हमारा मुकाबला करने की कोशिश ना करें, या आईनी कवानीन या आईनी हकूक या आईनी बहरान में अपना रोल प्ले करने की कोशिश मत कीजिएगा। सही। हादी साहब, आपसे एक और भी मैं सवाल करना चाहूँगा। दोबारा जो है एक हमारे पास कमेंट भी आया है कि जो बार मेंबरान हैं या जो बार के जो नुमाइंदे हैं जो मुंतखब होके जाते हैं वो बार पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इंस्टेड ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द लॉयर्स। तो आप एक यंग वकील हैं, तो आप किस तरह से आपने निज़ाम को पाया और आपने किस तरह से देखा कि किस तरह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है बार में एक यंग वकील की? देखें उसामा, बड़ा फुकदान है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट का फुकदान है। और मैं क्योंकि तदरीसी अमल से भी बहुत ज़्यादा मैं अटैच हूँ, क्योंकि मैं 2 इदारों में पढ़ाता भी हूँ। मैं बीकन हाउस में पढ़ाता हूँ A लेवल्स का लॉ, और मैं UCL में LLB को ही पढ़ाता हूँ। तो मैं बिल्कुल हमारे साथ जो यंग वकलाब आते हैं तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा तलकीन करते हैं कि पहली चीज़ आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है, आप पढ़ाई करें, आप फाइलें देखें, आप अपने आप को डेवलप करें। हर वक्त पॉलिटिक्स के हर जगह खड़े होने से या सिर्फ ताल्लुकदारी आपका शुरू में प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। मगर मैं उसके अलावा, और मैं देखता हूँ कि वाकई में कमी है उन वकला पे फोकस करने की या उनकी मदद करने की, और इंसेंटिव और हैं। लेकिन मैं सब मेम्बरान को या सब हमारे जो सीनियर्स हैं उन्हें एक ही जगह से वे नहीं करूँगा। ऐसे बिल्कुल अच्छे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो दिल से बड़ा अच्छा मशवरा देते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वाकई में एक यंग वकील के आने वाले वकील की परवाह होती है, उसके करियर की डेवलपमेंट की परवाह होती है। ऐसे लोग बिल्कुल हैं हमारे लिए। या मैं अब किसी का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो ऐसा लगेगा कि मैं उनकी जो है कैंपेन करना शुरू हो गया हूँ, तो मैं नाम नहीं लूँगा। मगर ऐसे बिल्कुल ऐसे अशखास हमारे इर्द गिर्द हैं। मगर दैट बीइंग सेड, हमारी जो है इस्लाह करनी हो, हमारी अकाउंटेबिलिटी करनी हो, मेरे ख्याल से हम इतने खुद मुख्तार हैं, और देयर इज़ अ रीज़न कि हमें इतना खुद मुख्तार एक साइड पे रखा गया है, क्योंकि हमारी खुद मुख्तारी बड़ी ज़रूरी है। हमारा जो कथन है कि हम किसी रिटायर्ड सरकारी अफसर को वकील नहीं बनने देते, वो इसीलिए है कि हमें एक खास थ्रेशोल्ड तक इंडिपेंडेंस चाहिए दिमाग की। और वो इंडिपेंडेंस कैसे हो सकती है अगर हुकूमत हमारे लॉज बना, इस तरह के लॉज हमारे पे थोपना शुरू करेगी, तो हम कैसे रहेंगे इंडिपेंडेंट? पहले हमारे जजेस को, जो थोड़े बहुत आज़ाद दिमाग और अपनी जो है हिम्मत करके फैसला करने वाले जजेस थे, उनके ऊपर इस तरह करने की कोशिश करते हैं, फिर वकला के ऊपर ये करने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल ही सोच को कैद करना चाहते हैं।
लोगों की जुबान को कैद करना चाहते हैं, हमारी हिम्मत को कैद करना चाहते हैं कि हम सही को सही और गलत को गलत ना कह सकें। सही। तो राना साहब की तरफ आएंगे। राना साहब, आप जो है सेशन भी इख्तिताम की तरफ चलता है, तो आप सर कंक्लूसिव रिमार्क्स दें और जो है ना पूरी बार पॉलिटिक्स को सम अप करें और इसका इम्पैक्ट जो है, ताकि जो है सेशन को। जी राना इंतजार। आखिर में हम इसको पॉजिटिव मैसेज की तरफ लेके जाते हैं। मैं चेयरमैन लीगल एजुकेशन हूँ बार काउंसिल का 2 दफा, ठीक है। सिस्टम ऐसे ठीक नहीं होना, आपका सिस्टम आपका लॉ कॉलेज से ठीक होना, हमें वहाँ काम करना भी सबसे पहले। जिस तरह हमने 3 से 5 साल में इसको देखेंगे, बात यह है कि हमारे जो मैंने तकरीबन पंजाब में 91 लॉ कॉलेजेस हैं, सिर्फ 10 कॉलेजेस में जब मैंने विजिट किया तो रेगुलर क्लासेस होती है, 90% स्टूडेंट क्लासेस में। हमें सबसे पहले वहाँ करना है, उसके बाद हमारे सीनियर तैयब साहब इकट्ठे इत्तेफाक करेंगे। मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं एफआईआर देता हूँ, जब तक क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता था, बेसिक थिंग इज टू ड्राफ्ट अ बेल। अब वो उसको मैंने यहाँ पहले तो नहीं सिखाना जब वो मेरे चैम्बर में आया। हमारे 99% लड़के बेसिक थिंग बेल नहीं लिख सकते। अगर बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको मैं इकरारनामा दूं और उसे कहूँ कि एक सूट ड्राफ्ट कर दे, बेसिक सूट। 99% वो ड्राफ्ट नहीं कर सकते। हमें लॉ कॉलेजेस से चीजों को शुरू करना है ताकि लड़के इस तरह से ट्रेन हो गए। और माशाल्लाह हमारे यंगस्टर कोशिश भी नहीं करते, वरना जिसको काम आता हो, मैं आपको बड़े यकीन से कहता हूँ, हमें बड़े दोस्त कहते हैं कि यार काम करने वाला लड़का है। आप किसी शहर में चले जाए, जिस तरह आपका भावलपुर है, भावल नगर करीब के शहर जी बिल्कुल। राना साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे। राना साहब, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ पा रही और शोर आ रहा है, सुन नहीं पा रहे हम आपको। राना साहब की बात, राना साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तैयब साहब सर आपकी तरफ आएंगे। जो राना साहब ने बात की, जी जी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। जी राना साहब की बात दुरुस्त है जी। असल में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं, वो जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं वो उस कैलिबर से नहीं आ रहे। और उसमें मैं एक बात बड़ा महसूस करता हूँ कि असल में जो जब एजुकेशन हो रही होती है उसकी, तो उसको बहुत सारे विजिट्स जो हैं वो कोर्ट्स में अच्छे लॉयर्स के साथ उनको लाकर ले जाना चाहिए, पेश करना चाहिए, ताकि उन्हें ये सारा जो सिलसिला है उसके बारे में अवेयरनेस हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कभी भी नहीं होता। हमारे टाइम में बाकायदा तौर पर ये होता था कि जी वो जो उस्ताद थे वो लाया करते थे हमें अदालतों में, और सीनियर वकला को विजिट भी यूनिवर्सिटी में उनके लेक्चर्स भी रखते थे। और साथ साथ ये भी होता था जी कोर्स का विजिट वो रखते थे, हर महीने में 2 मरतबा 3 मरतबा इस तरह होता था, ताकि उनको ये तरीकाकार पता चलता था कि भाई अदालत में हम जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो क्या है, अदालत में जो प्रैक्टिस है वो किस तरह से होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस तरह से नहीं कर रही, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि वो बेचारा जो यंग लॉयर आता है उसे बिल्कुल भी, जब वो प्रैक्टिस में आता है उसे बिल्कुल कुछ खबर नहीं होती कि देखिए जी एजुकेशन थ्योरी एक अलग चीज है, लेकिन प्रोफेशनल जो मामलात हैं वो एक अलग, प्रैक्टिस बिल्कुल अलग चीज है, इंटायर डिफरेंट बात है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए वो आपकी तरबियत होना जो है वो बहुत जरूरी है यंग लॉयर की। वो जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे जो है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वो डिलीवर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बहुत सारा जो है वो फुकदान आ रहा है कि अच्छा वकील जो है वो नहीं आ सकेगा। वो बहुत जरूरी है कि इस तरफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं, फिर हमारे जो इदारे हैं पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल, इनको भी इस तरफ गौर करना चाहिए कि वो इनको यकीनी बनाएं कि जो आ रहे हैं अब 3 साल के बाद 5 साल के बाद एक लड़का आ रहा है, लेकिन उसको सिर्फ जो है वो थ्योरी का पता है, बाकी किसी प्रैक्टिस का मामलात का उसे बिल्कुल नहीं पता। तो ये इस तरफ तवज्जो देने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं समझता हूँ
कि वो जो है वो इसको लाएं, अदालतों में लाएं, उनके जो है फिर वो जो है विजिट्स रखें अच्छे लॉयर्स के, जो उनको बताएं कि जो है कानून का जो है वो कानून वेयर इज लॉ, और फिर वो सारी चीजों को इस तरह से थ्रैश करना, रिसर्च करना, ये सारी चीजें जो है ये बड़ा अहम है वकील के लिए। तो ये जो है वो जब तक उनकी इस तरीके से तरबियत नहीं होगी तो हम अच्छा वकील जो है वो नहीं ला सकेंगे। तो इस तरफ भी जो है वो तरमीम करने की और गौर करने की जरूरत है। जी तैयब साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इंस्टीट्यूशंस में जो है उस तरह से नहीं तरबियत हो पा रही, लेकिन इसमें बार एसोसिएशंस भी कहीं ना कहीं कसूरवार हैं कि वो भी अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहे। इंस्टीट्यूशंस तो चले नहीं कर पा रहे, लेकिन बार एसोसिएशन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरती हैं आपके ख्याल में? जी बिल्कुल ठीक है, मैंने तो ये बात अर्ज की है जी। मैं तो यही बात कह रहा हूं कि इस बारे में पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल को भी देखना चाहिए कि वाकई वो इस तरह की चीजें जो हैं वो लाएं और इस पर गौर करें कि जो जिसकी बुनियाद पर जो है एक अच्छा वकील जो है वो आए, वो ये बिल्कुल इसमें मैं आपकी बात से इससे इत्तफाक करता हूं कि जो है ये बहुत जरूरी है कि इस तरफ भी ये जो इदारे हैं दोनों हमारे पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल, वो इस पर जरूर गौर करें और इसमें तरमीम लाएं कि जो इदारे काम कर रहे हैं। बल्कि मैं ये समझता हूं कि उनको जाकर वहां पर चेक करना चाहिए कि वो जो है वो इस तरह ये अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि जी वो विजिट्स करवाएं, कोर्स का विजिट्स करवाएं, लॉयर्स के लेक्चर्स रखें और खुद पंजाब बार काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनका लेक्चर्स रखें, ताकि वो जाकर पाकिस्तान बार काउंसिल के वो सीनियर मोस्ट लॉयर्स होते हैं उसमें, वो जाएं, उन्होंने वो देखें यूनिवर्सिटीज में कि जनाब ये जो है, ताकि वो ये जो यंग लॉयर है उसकी बेहतरीन तरबियत हो। तो मैं आपकी बात से इसमें बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि जो हमारे इदारे हैं ये भी इसमें कसूरवार हैं कि हम जो है वो एक अच्छा वकील जो है वो लाने में नाकाम हो रहे हैं। बिल्कुल। हादी साहब, आपके लिए भी एक कमेंट आया कि जहां आप पढ़ा रहे होंगे, शायद किसी स्टूडेंट का कमेंट है कि आपने उनको बिल्कुल प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ाई है कि किस तरह से एक अच्छा वकील बना जा सकता है। तो सर आप हमें भी कुछ गाइड करें कि किस तरह से। मुझे नजर नहीं आया, लेकिन उसामा ऐसा है कि मैं अब अपना, क्योंकि मेरा तजर्बा कम रहा है ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स किया और फिर मैं इंग्लैंड चले गया, मैंने न्यूकासल से LLB ऑनर्स किया। तो मैं आपको कंपैरेटिव एक रिव्यू दे सकता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी में डिग्री 3 साल की मेरी डिग्री थी LLB ऑनर्स की, जिनमें से आखिरी साल चौथा साल एक अलग था, जिसमें मैं सिर्फ ये करता था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि मैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाके बैठता था और वहाँ पे एक जो है प्रैक्टिसिंग सॉलिसिटर के साथ, बैरिस्टर से बहुत कम आते थे वहाँ, लेकिन प्रैक्टिसिंग सॉलिसिटर के साथ बैठ के मैं जो मैजिस्ट्रेट की हेयरिंग में जाता था और क्लाइंट्स को मिलता था, और जो लिटिगेंट इन पर्सन थे उनके साथ हमें पेयर अप किया जाता था कि हम उनकी हेल्प करते थे। तो ये क्योंकि इतना, हालांकि वो जो है उसकी फंडामेंटल्स तो हमारे सिस्टम की हैं क्योंकि इंग्लिश लीगल सिस्टम है, मगर फिर भी वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था हमारे सिस्टम के साथ। तो उस सारे में मैं जब से आया हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब बच्चों को ये बताऊँ और सब स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को ये बताऊँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इस्लामाबाद में पढ़ते हैं, लाहौर में पढ़ते हैं, या इंग्लैंड में पढ़ते हैं, या मुल्तान में पढ़ते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सेल्फ अकाउंटेबल फील्ड है, इतनी ज़्यादा खुद एहतसाबी है इसके अंदर कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपको शौक है और अगर आप शौक से इस प्रोफेशन में आए हैं तो आप कामयाब होंगे, आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। और अगर आप जो है वो भेड़ चाल चलना चाहते हैं, आप सिर्फ लोगों के पीछे खड़ा होना जानते हैं, अगर आप सिर्फ एक ही ड्राफ्ट जो हर जगह टेम्पलेट चल रहा है उसी में फिल इन द ब्लैंक्स करके रोज फाइल करके पेश हो जाएंगे और वही जो है याद किए हुए जुमले दोबारा बोलेंगे, तो आप कभी भी क्वालिटी नहीं बन सकेंगे। एक वकील जो अपने शौक से प्रैक्टिस करेगा और एक वकील जो कि जिसे कह सकते हैं कि मैं आज 500 रुपये कमा के घर जाऊं, आज मैं 1000 रुपया कहीं से करके घर जाऊं, उस वकील में क्वालिटी का फर्क हमेशा रहेगा। तो आप जब अपनी पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई और अपनी लीगल एजुकेशन को इस तनाजुर में करें कि आपने उससे करना क्या है। अगर तो आपने प्रैक्टिस नहीं करनी फिर तो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन अगर आप लिटिगेशन की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ आना चाहते हैं तो फिर आप पहले दिन से फोकस करें इस चीज़ के ऊपर कि आप किस तरह से वो चीज़ें सीखेंगे, वो स्किल सीखेंगे कि आप आगे जाके करेंगे। और फिर अपनी डिग्री ख़त्म करने के बाद आप समझें कि आप एक और यूनिवर्सिटी आ गए हैं, जब आप कोर्ट जाके बैठेंगे, जब आप कचहरी आते हैं, अच्छा उस्ताद ढूंढना, ऐसा उस्ताद ढूंढना जो कि ना सिर्फ के बड़े केसेस करता हो, मगर ज़रूरी है कि जो भी करता हो आपको साथ बैठ के कराएं,
आपको समझाए, आपको ये मत कहे कि ये ऐसे ही है, इसको निगल लो, बस पानी के साथ निगल लो और समझ लो, बल्कि आपको लॉजिक बताए, आपको रैशनल बताए और आपको आपसे मेहनत करवाए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक जैसे आपने रैशनल की बात की, तो लॉयर्स के लिए या वकीलों के लिए क्रिटिकल थिंकिंग भी सर इस तरह से बड़ी जरूरी है। और क्योंकि वकील जो होता है वो एक होता ही क्रिटिकल थिंकर है कि एक आम लोगों से जो है वो हट के सोचे और नजरिए को देखे। तो जी, अब आप जो है मैं चाहूंगा थादी साहब आप भी कंक्लूसिव रिमार्क्स दे दें जो अमेंडमेंट्स आई उनके ऊपर, क्योंकि राना इंतजार साहब मेरे ख्याल में कोई कनेक्टिविटी इशू की वजह से चले गए हैं, तो उन वो शायद ज्वाइन ना कर पाए। तो तैयब साहब सर आप जो है अमेंडमेंट्स को ओवरऑल जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें ताकि सेशन को एंड किया जा सके। देखिए जी, बाकी सारी अमेंडमेंट्स जो हैं इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ये सारी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, 10A 10B 15 170, बस सिवाय इसके के ये जो 175K है इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। वो मैंने आपको अर्ज किया है कि जी वो बिल्कुल जो है ये जो कदगन लगाई जा रही है कि 2 साल की कदगन जो है वो नए आने वाले लॉयर के लिए कि जी 2 साल तक वो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा, इससे मैं कतन इत्तेफाक नहीं करता। ये जो है नाइंसाफी होगी एक यंग लॉयर के ऊपर और के साथ के वो जो है उसको वोट कास्ट करने का जो है वो इख्तियार ना दिया जाए। वो जो है मैच्योर होता है, डबल ग्रेजुएट होता है। दूसरी बात ये है कि 25 साल की एज में 22-23 साल 25 साल की उम्र में होता है, जबकि वो मैंने जैसा कि अर्ज किया था कि वो 18 साल के बाद उसको कौमी वोट कास्ट करने का जो है वो इख्तियार दे दिया जाता है। वो MNA का वोट कास्ट कर सकता है, MPA का वोट कास्ट कर सकता है, वो बल्दियाती इदारों का वोट कास्ट कर सकता है। लेकिन अब वो आकर अपने जब उसके पास जिस चीज की उसको प्रोफेशनल डिग्री मिल गई है वो उसके बारे में जो है वो वोट कास्ट ना कर सके, ये मैं समझता हूं कि जी बिल्कुल गलत बात है। ये इस हद तक तो जी मैं इस अमेंडमेंट से इत्तेफाक नहीं करता, ये जो 175K है। बाकी जहां तक अमेंडमेंट्स हैं वो होनी चाहिए और उससे मैं ये समझता हूं कि अच्छे वकील आएंगे और प्रोफेशनल लॉयर्स आएंगे और ये जो है माल प्रैक्टिस शुरू हो गई है और ये जो इसमें इलेक्शन में इस कदर जो ये पैसा इन्वॉल्व हो गया है ये खत्म होगा। बाकी अमेंडमेंट्स जो है वो सारी उनसे मैं इत्तेफाक करता हूं जी कि ये अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। जहां तक ताल्लुक है जुरिडिक्शन का, वो जुरिडिक्शन वाली बात जो है ये रिकमेंडेशंस हैं, ये रिकमेंडेशंस जो हैं वो उधर भेजी भी जा सकती हैं पंजाब बार काउंसिल में कि पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कि जी इन पर गौर किया जाए और इनको जो है वो उसका एक्ट का हिस्सा बनाया जाए, तो रूल्स का हिस्सा बनाया जाए। तो इस हद तक जो है मामला करना चाहिए। सही, ये तैयब साहब आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि ये जो है रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल बार काउंसिल्स को भी भेजे जा सकें। तो हादी साहब योर कंक्लूसिव रिमार्क्स सर प्लीज। देखिए जी, मैं अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूँगा तैयब साहब ने वैसे तो सारा सम अप कर दिया है बड़ा खूबसूरती से, लेकिन ये है कि जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें उसे बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें उसे जो है ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। मगर कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि इनके पीछे तो क्लियरली एक मलेशियस इंटेंट नज़र आती है एस्टेब्लिशमेंट की या हुकूमत की कि कहाँ पे वो चाहते हैं कि वो हमें जो है वो दबाने की कोशिश करेंगे, या वो नहीं चाहते कि हमने जो लीगल फ्रेटर्निटी ने जो रोल प्ले किया है 47 से लेके अब तक, हमारे तो यूनिफॉर्म में जो है काला रंग ही प्रोटेस्ट का रंग है। हमने तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है और जरूरी नहीं है कि हर बार हम अदालत जाएंगे और हम अदालत से रिलीफ लेके, जब अदालतें बंद, इस मुल्क में अदालतें बंद कर दी गई हैं, इस मुल्क में सिटिंग चीफ जस्टिस के साथ क्या क्या सलूक किया गया है, तो हमें हमारा जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसको इस बहाने से बंद करने की कोशिश ना की जाए कि हम वायलेंट एक्ट की बात कर रहे हैं या हम फॉर्जरी की या फ्रॉडुलेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, हम पर्जरी की बात कर रहे हैं। ये सब बहाने हैं, ये सब एक वेग और फ्लेक्सिबल। जी सर। वो आदि साहब उन्होंने वो तो खत्म कर दिया, वो 41 वाली जो अमेंडमेंट थी वो तो खत्म हो गई, असेंबली से भी वो खत्म हो गई है। वो तो मैं तो ये सिर्फ इन अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो जून में 2020 में आई है, जून 26 जून 2020 को जो आई है ना सर, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो वायलेशन वाली बात जो है वो तो सर बिल्कुल वो तो वैसे ही खत्म हो गई है, इसलिए मैंने उस पर कोई कमेंट्स नहीं किया।
नहीं तैयब साहब, मैं उस पे जी आप सही कह रहे हैं, वो तो सस्पेंड होगी, लेकिन मैं उसे टच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे लार्जर स्कीम ऑफ एंड में लगता है कि इस तरह की कोशिशें दोबारा की जाएंगी। जब तक ये कामयाब नहीं होते, हमें किसी ना किसी तरीके से कोशिश करेंगे ऐसे। वो तो इतनी ज्यादा उस पर इतना सख्त स्टांस हमारा हम सबका आ चुका था, और बुकला जो है वो इस पे यूनाइटेड थे और हम सड़कों पे आने के लिए तैयार थे, किस तरह कबूल नहीं है, तो वो तो उसकी जगह नहीं थी। लेकिन देखे ना, देखिए वो अटेम्प्ट ही, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं मारिया ते हुलारिया बराबर होता है, तो वो तो जो है वो तो इस तरह के गिरबान पे हाथ डालने वाली बात है, डालने वाली बात ही नहीं। वो बिल्कुल आपकी बात सुलाने ठीक है जी, वो तो हो ही सकता था। दूसरी बात ये कि वो ऑलरेडी सारी के सारे वो पूरा एक्ट में मौजूद है सारी बातें। वो तो एक ऐसे ही जो है वो एक ऊपर से जो है वो ओवरऑल करने वाली बात थी, वो बात वो बेहतरीन हो गया कि वो खत्म हो गई। वो हमारे लिए मैं समझता हूँ कि ये वकला की जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी है इस बारे में। बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा उसामा मैं ये कहूँगा कि हमें जो है बिल्कुल ये आई ओपनिंग होना चाहिए हमारे लिए, लीगल फ्रेटर्निटी के लिए और हमारे ओहदेदारान के लिए, कि वाकई में हमारे पास काफ़ी चीज़ों का फुकदान है। हमारे यंगस्टर्स के लिए पढ़ाई, उनकी डेवलपमेंट, उनका करियर, हमारा पॉलिटिक्स में जो गलत रोल, उससे आंखें बंद नहीं की जा सकती। जो एक पॉलिटिक्स की वजह से लोगों की जो है वो करियर इफेक्ट होते हैं, उन पे जो है हमारा अपना घर है, हमने अपना घर खुद साफ करना है। हमें चाहिए कि खुद अपनी चीजें इस्लाह करें, अपनी चीजों को ठीक करें, और जो है हमारा, ताकि हमारे रोल पे कोई उंगली ना उठा सके। और इस तरह की कोशिश जो की है, जो सस्पेंड हो गई है, मगर दोबारा कोई ऐसे सोचे ना, कोशिश ना करे, क्योंकि अभी जब ये कोशिश की गई थी तो मैं हैरान था, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जो कि लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा नहीं है, काफी लोग उसको जस्टिफाई कर रहे थे कि हाँ वकला ये भी तो करते हैं, वकला लड़ाई करते हैं, वकला थानों में ये करते हैं। तो वो ऑब्वियसली वो ग्रास रूट लेवल की चीजें नहीं समझते कि हम लोग गुजरते किन चीजों से हैं। हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, हमारे अपने पर्सनल इंसेंटिव्स नहीं होते। हम क्लाइंट्स के लिए जाके थानों में शोर मचा रहे होते हैं। हम अक्सर अदालतों के बाहर जो चीजें होती हैं वो क्लाइंट्स के लिए होती हैं, और हम तो रिप्रेजेंट करते हैं किसी को, किसी के स्टेक्स, किसी के राइट्स जो हैं हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे हमारी इस्लाह की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की, जो हमने 3 टियर सिस्टम बनाया हुआ है कंप्लेंट का किसी एडवोकेट के खिलाफ, उसको सिंप्लीफाई करें, उसको 1 टियर या 2 टियर करें। उसमें जो है वो बताएं लोगों को कि उसमें भी एडवोकेट्स को सस्पेंड करने की ताकत है ट्रिब्यूनल के पास, और वहां से भी जो है डिसिप्लिनरी कार्रवाइयाँ वहां से भी की जा सकती हैं। जी सर, आपने इसकी बात की, तो मैंने खुद को लेमैन से बात की, कुछ 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, तो वो भी जस्टिफाई कर रहे थे कि ऐसे बिल्कुल होना चाहिए, जो वायलेंस में हो तो उसका सस्पेंड होना चाहिए। बड़ी अच्छी जो है अमेंडमेंट है, लेकिन वो आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि उस तरह से ग्राउंड रियलिटीज जो है वो टोटली डिफरेंट होती हैं, एक आम आदमी नहीं समझ सकता। तो मैं आप तीनों जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान थे, राना इंतजार साहब, तैयब ज़मीर साहब और जो है आदि साहब, सर तीनों आप मेहमानों का शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला और इस अहम मौजू पर जो है हमारे साथ बात की। तो बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ तैयब साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू तैयब साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।